गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, श्री शिवराम भारती हाई स्कूल टनकुप्पा। जैसा कि पीछे एक क्लास में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर का कुछ स्टडी किया था, उसमें डिफरेंट स्टेट्स के बारे में कुछ स्टडी किए थे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग को मुख्य रूप से गैसेस के बारे में स्टडी करने हैं। मैंने पीछे के क्लास में भी बताया था कि गैस के स्टेट को गवर्न करने के लिए चार मुख्य रूप से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिस पे उसका स्टेट डिपेंड करता है। वो है मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चार ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके द्वारा गैस लॉ को, गैस को डिस्क्राइब किया जा सकता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब इन चारों के बीच आपस में रिलेशन, कोरिलेशन को स्थापित करने के लिए, उसको जो स्थापित करता है उसको हम लोग कहते हैं गैस लॉ। यानी इन चारों में से किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करके बाकी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच क्या रिलेशन है, उनके बीच आपस में क्या कोरिलेशन है, वो गैस लॉ कहलाता है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिए हैं जिसको हम लोग गैस लॉ कहते हैं। उसका हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बोलता है ये जो रिलेशन है ये आपको वॉल्यूम और प्रेशर के बीच रिलेशन है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच ये रिलेशन दिखाया गया है। ये लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ given mass of gas, mass of gas is inversely proportional to the applied pressure, अब यहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को यहां पे कांस्टेंट किया गया। दूसरा कांस्टेंट ये है, वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है, एंड दिया हुआ है कि गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि गैस के मास का एक सर्टेन अमाउंट में गैस हमको दिया गया है, यानी कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ये यूं कह सकते हैं कि मोल, मास को कांस्टेंट किया गया। दो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर और एक मास। अब इसमें है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये किस कंडीशन में है? एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टी। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो, और चूंकि ये गिवन मास ऑफ गैस के लिए दिया गया है यानी कि अमाउंट भी कांस्टेंट है, तो इसको, इस रिलेशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे, यहां जब इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो K अब बाई यहां P होगा, यानी कि V इंटू P, VP इज इक्वल टू K हो गया। ये एक रिलेशन हमारा यहां से आया। एक रिलेशन, इसको भी हम लोग कहेंगे, ये दो रिलेशन हमको आ गए। अब इसमें हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे
कि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ का क्या कंडीशन आता है, ये किस तरह का ग्राफ आता है। उससे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन्होंने जो लॉ दिया कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह का। सपोज करते हैं ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर इस पे पिस्टन ये लगाया गया, पिस्टन लगा करके यहाँ पे सपोज करते हैं कुछ वेट इस पे हम डाल देते हैं। कुछ वेट डालने से इस पे प्रेशर, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर गैस। अब ये प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इसमें लिया गया है, ये सर्टेन प्रेशर अप्लाई करेगा। अब सपोज करते हैं कि पहले यहां पर 5 kg वेट हमने रखा, 5 kg वेट रखा, इसका वॉल्यूम सपोज करते हैं कि ये भी हो गया। अब जब इसका अमाउंट हम 10 kg करेंगे, 10 kg यानी कि इस पर प्रेशर और बढ़ाएंगे, जब प्रेशर ये बढ़ेगा तो पिस्टन ये यहाँ की बजाय ये कुछ नीचे आएगा, जब ये नीचे आ गया तो इसका वॉल्यूम घट गया, यानी इसका वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर यहाँ से बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। अब प्रेशर यदि रिलीज करते हैं, अब 10 kg की जगह पे यहाँ पे 2 kg का हम वेट अगर इस पे डालते हैं तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम पहले यहां था अब और बढ़ जाएगा। यानी यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इस पे प्रेशर अगर अधिक डालते हैं तो वॉल्यूम कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम जाता है, और प्रेशर जैसे ही पिस्टन का रिलीज करते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ का इसका हम लोग देखेंगे, ग्राफ का क्या कंडीशन होता है इनके बीच। अब ये वॉल्यूम और ये प्रेशर ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनके बीच ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, किनके बीच, वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर, ये वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर, तो ये जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो करता है कि दोनों एक दूसरे के 1/P और V ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या यूं कह सकते हैं कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा अगर ग्राफ हम लोग बात करते हैं, ये PV अगर यहां लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये बोल रहा है कांस्टेंट आएगा, ये इस तरह से शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे पिस्टन अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर कम करते हैं वॉल्यूम बढ़, इस तरह से इसमें चेंजेस आएंगे कि उनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग अगर लेंगे तो इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे P इंटू V इज इक्वल टू एग्जाम्पल के तौर पे 40 अगर होता है तो इसको 40 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको 10 इंटू 4 भी लिखा जा सकता है, 20 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है, 5 इंटू 8 भी लिखा जा सकता है। यानी अगर ये प्रेशर है तो वॉल्यूम ये हो जाएगा, प्रेशर 10 है तो वॉल्यूम 4 हो जाएगा, प्रेशर 20 है तो वॉल्यूम 2 हो जाएगा, प्रेशर 5 है तो वॉल्यूम 8 हो जाएगा। यानी हर हाल में इसका प्रोडक्ट 40 का 40 ही रहेगा। ये दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस के लिए सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो और गैस का अमाउंट अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए P इंटू V ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो PV जब कांस्टेंट होगा, अगर PV और V या P दोनों में से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या P या V, इसके साथ अगर इसके वर्सेज में अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें कोई वेरिएशन, इसमें चेंजेस नहीं होगा, इसमें इसके स्लोप का वैल्यू 0 होगा, इसका स्लोप 0 होगा। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि ये इनके बीच अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर के बीच, यह स्ट्रेट लाइन आता है, और PV और V या P इसके बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अब ग्राफ यदि P और V के बीच ड्रॉ किया जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। अगर ये मान लेते हैं वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये अगर किया जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। कैसे आएगा? अभी हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम जब ज्यादा है, यहां है, तो प्रेशर कम है,
अब अगर हम यहाँ इस पॉइंट को लेते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम कम गया, प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं वॉल्यूम और कम गया और प्रेशर और बढ़ गया। यानी कि अब प्रेशर हम लोग यहाँ से प्रेशर अगर धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर पहले यहाँ P1 है, सपोज करते हैं P2 है, ये सपोज करते हैं P3 है। जब ये P1 पे है तो वॉल्यूम इसका यहाँ है, जब P2 पे प्रेशर और अधिक बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट गया, P3 पे आया तो वॉल्यूम और घट गया। यानी प्रेशर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम घटता जा रहा है। तो V और P का ग्राफ इस तरह का आएगा, V1/P का ग्राफ इस तरह का आएगा और PV और V या P इसका ग्राफ इस तरह का आएगा। इनके बीच इस तरह के ग्राफ होंगे। तो ये इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखेंगे, PV = K को अगर जनरल फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये लिखा जाएगा P1V1 = P2V2 = P3V3, ऐसे करके लिखा जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, कई न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ हो गया। अब दूसरा जो लॉ है गैस लॉ, वो चार्ल्स साहब ने दिया है और वो दूसरे फिजिकल, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच था। जो नेक्स्ट लॉ है वो चार्ल्स लॉ, उसको हम लोग अब स्टडी करेंगे इसमें। नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अब ये जो लॉ है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ऐसा, अभी हमने बताया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ गैस या मास, जो उसको हम लोग मास बोल रहे हैं, वो मास को मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्वांटिटी ऑफ मैटर को। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें पहले हम लोगों ने P और V के बीच में रिलेशन देखा, अब V और T के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, जो चार्ल्स लॉ में हम लोग देखेंगे। चार्ल्स साहब ने ये बताया कि किसी सर्टेन फिक्स्ड प्रेशर पर, यानी प्रेशर कांस्टेंट हो तो सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट अगर गैस लिया जाए, गैस का अमाउंट अगर फिक्स्ड हो तो किसी कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। यानी एट कांस्टेंट प्रेशर the given mass of gas is the volume of given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। इससे पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे इसको, जो इस लॉ में इन्होंने बताया है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम यूनिट टेम्परेचर बढ़ने से, एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ने से 1/273 के मल्टीपल में, 1/273 के मल्टीपल में उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जो 0 डिग्री पर वॉल्यूम होता है। अगर मान लेते हैं 0 डिग्री पर किसी भी गैस का वॉल्यूम भी 0 है, तो 1 डिग्री इंक्रीज या 1 डिग्री डिक्रीज करने से वो गैस का वॉल्यूम, पहले अगर मान लिया V0 है, 1 डिग्री बढ़ने से इसका V × 1/273 हो जाएगा।
अगर मान लेते हैं ये 1 डिग्री पर हो गया, 2 डिग्री पर अगर बात करेंगे V0 प्लस V0 इंटू 2/273 होगा। अगर 3 डिग्री पर बात करेंगे कि 3 डिग्री टेम्परेचर अगर किसी गैस का हम लोग बढ़ाते हैं तो V0 प्लस V0 इंटू 3/273 होगा, यानी 1/273 टाइम्स वो इंक्रीज करता जाएगा पर 1 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसको हम लोग अगर मान लेते हैं ये VT अगर लेते हैं तो इसको अब हम ऐसे जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लेते हैं, अगर VT ये गैस हो गया वॉल्यूम किसी T टेम्परेचर पर, तो इसको हम लोग निकालेंगे V0 प्लस V0 इंटू T/273। अब 1 डिग्री में 1/273 टाइम्स हर 1 डिग्री पर बढ़ते जा रहा है, 2 डिग्री में होगा फिर 1/273 बढ़ेगा, इसी तरह से 3 डिग्री के लिए इतना टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर T डिग्री टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं किसी भी गैस का तो उसका इतना अमाउंट गैस बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम लोग इससे देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पिस्टन हम ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे गैस डाला हुआ है, सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट में इसके अंदर गैस है। अब इसका टेम्परेचर हम इस सिस्टम का अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कॉल्यूजन बढ़ेगा, ये दीवार पे और आपस में टक्कर अधिक करना शुरू करेंगे, उसके कारण इसमें एक्सपेंशन आएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर जैसे ही इसका बढ़ाएंगे इसमें एक्सपेंशन आएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ 10 kg वेट हमने डाल दिया, 10 kg वेट डाल करके अब इसको नीचे से बर्नर से अगर इसको हीट कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा इसका एक्सपेंशन होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब कितना इंक्रीज कर रहा है वो चार्ल्स साहब ने बताया कि हर 1 डिग्री इसमें अगर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1/273 टाइम्स 0 डिग्री के वॉल्यूम के बढ़ेगा। 0 डिग्री पर जितना उसका वॉल्यूम होगा उस गैस का, उसका 1/273 टाइम्स बढ़ेगा। तो अगर 0 डिग्री पर V0 अगर हम वॉल्यूम लेते हैं और T डिग्री टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो गया, V0 इंटू T/273। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये V0 कॉमन हो गया, 1 प्लस T/273 इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T/273। ये T प्लस 273 क्या हो गया, ये डिग्री सेल्सियस में अगर है तो उसमें 273 जोड़ेंगे, यानी केल्विन में टेम्परेचर आ गया। ये टेम्परेचर इन केल्विन हो गया, इसको हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो हुआ 273, ये आपका वैल्यू हो गया 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट हो गया। एब्सोल्यूट जीरो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे V0 इंटू T और भाई इसको हम लोग T0 लिख सकते हैं, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है 273। ये किसका वैल्यू हो गया, VT का वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे VT बाई T इज इक्वल टू V0 बाई T0। अब किसी सर्टेन अमाउंट गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर ये फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया। इसी को दूसरे रूप में यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जब कांस्टेंट हो, प्रेशर फिक्स हो, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। जब प्रेशर फिक्स हो तो प्रेशर, यानी कि हमने यहां पर अभी पिस्टन दिखाया था, इस पिस्टन पे हमने ये पिस्टन पे 10 kg का अगर वेट डाला तो इस वेट को हमने चेंज नहीं किया, यानी प्रेशर इस पे फिक्स है। तो पिस्टन ऊपर नीचे इसमें शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे इसमें
जा सकता है। इसका वॉल्यूम अगर चाहे, ये अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इसका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डाउन होगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये हो गया चार्ल्स लॉ। यहां पर ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में पुट होगा, और इसमें अगर हम लोग ग्राफ की बात करें कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जरा सा इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसमें ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं कि माइनस में ये 100 डिग्री सेल्सियस कुछ है, ये 273 डिग्री माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस यहां आ गया। अब ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको और 100, 200, 300 ऐसे करके है। अब इसकी एक खास बात है यहाँ पे जो हम लोग जो देखे चार्ल्स लॉ में, कि इन्होंने बताया कि पर 1 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज के कारण इसका जो वॉल्यूम होगा 1/273 टाइम्स 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम होगा उसके 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उतना इंक्रीज होगा। अब इसको हम लोग डिक्रीज के सेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो Vt इज इक्वल टू V0 माइनस 273 प्लस V0 इंटू 273 माइनस T बाई 273, ये हो जाएगा। यहां पर जो हम इंक्रीज दिखा रहे हैं, अगर ये डिक्रीज हो जाए माइनस हो जाएगा तो ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, यहां पर रिलेशन इस तरह का आ जाएगा। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी गैस का अगर मान लेते हैं इस T का वैल्यू 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ये अगर हो जाता है 273 यहां पर पहुंचा देते हैं, गैस का जो टेम्परेचर है -273 अगर पहुंचा देते हैं, यानी कि इसका वैल्यू 2V0 इंटू 273 माइनस 273 बाई 273 इतना अगर हो गया, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। अब जब ये 0 होगा तो V0 इंटू 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर -273 डिग्री सेल्सियस किसी गैस का टेम्परेचर अगर कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। 0 वॉल्यूम का मतलब कि अब उसका कोई वॉल्यूम बच ही नहीं जाएगा। प्रैक्टिकली या हाइपोथेटिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 0 कभी नहीं हो सकता है। यानी प्रैक्टिकली किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर यहां तक या इसके नीचे किसी भी सूरत में नहीं लाया जा सकता है। इसके नीचे नहीं आए या इतना भी आना पॉसिबल नहीं है, या इससे आगे ही रहता है किसी भी, जो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, क्योंकि इस लॉ के अनुसार ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जब इसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का वॉल्यूम 0 हो जाता है, जबकि 0 वॉल्यूम वो संभव नहीं है। अगर पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो ये प्रैक्टिकली और हाइपोथेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, और इसके नीचे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका अब हम लोग ये ग्राफ से यहाँ पर हम लोग देख पाए कि इसका जब भी होगा ये टेम्परेचर यहाँ तक नहीं, इसके इधर से ही टेम्परेचर इधर आ जा सकता है। कोई पदार्थ को कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसके नीचे लाना टेम्परेचर वो आसान नहीं होगा। तो इसका रिलेशन हम लोग फाइनली क्या देखे, ये V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये हो गया चार्ल्स लॉ का रिलेशन। चार्ल्स लॉ ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे
जो थर्ड लॉ है इसको हम लोग सबसे पहले इसका जो बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है इसको थोड़ा स्लाइड से हम लोग देख लेते हैं। इसका कुछ ग्राफ डिस्प्ले किया गया है। ये इसमें बॉयल्स लॉ को हमने एक्सप्लेन किया है, इसमें चार्ल्स लॉ है। अब इसके ग्राफ हैं। ग्राफ मैंने बोर्ड पे भी मैंने बताया, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व होगा। प्रेशर जब हाई होगा तो अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर हाई है लेकिन इसका वॉल्यूम यहाँ पर कम होगा। अगर इस पॉइंट की बात करें प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज हो गया, यानी प्रेशर रिलीज होने से, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। यहाँ प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम 1/b या वॉल्यूम और 1/p दोनों एक ही बात है, दोनों में से किसी का कर सकते हैं। प्रेशर का 1/b का या वॉल्यूम का 1/p का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब कि प्रेशर और 1/b इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर के वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अब यहाँ पर चार्ल्स लॉ जो मैंने अभी बताया था, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन हमने शो किया। सीधा वॉल्यूम और ये टेम्परेचर वो दोनों के बीच रिलेशन या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और गिवन मास ऑफ गैस, ये गैस का मास अगर सर्टेन अमाउंट में फिक्स में दिया हुआ है तो, यानी 4 फिजिकल क्वांटिटी में 2 कांस्टेंट और 2 के बीच वेरिएशन होता है। तो ये जो ग्राफ है ये चार्ल्स लॉ के लिए है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे थर्ड, वो गे लुजैक्स लॉ। ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन है, यानी इसमें वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ मास वो दोनों फिक्स है और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन है। इसको हम लोग बोर्ड से थोड़ा मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। अब गे लुजैक्स लॉ को थोड़ा हम लोग देखेंगे। ए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इन्होंने रिलेशन दिया है। यहाँ जो भी रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं गैस के लिए, गैस लॉ के अंदर वो सभी ये 4 फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर, टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। मास इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कहीं कहीं एन भी लिख देता है। तो इन चारों के बीच हम लोग रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। तो जो थर्ड लॉ है वो है गे लुजैक्स लॉ। ये क्या बोलता है, ये जो रिलेशन है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। ये बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर गैस का वॉल्यूम फिक्स कर दिया जाए तो प्रेशर जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर गैस भरा हुआ है, ये पिस्टन है, इसमें गैस डाल दिया गया। अब गैस इसके अंदर डाला गया है। अब यहां पर इसका ये पिस्टन को फिक्स कर दिया, पिस्टन को यहां से ऐसा टाइट कर दिया गया कि ऊपर नीचे ये सपोज करते हैं नहीं जाए, यानी ये वॉल्यूम बढ़ने का चांसेस नहीं है। इसको फिक्स कर दिया गया, स्क्रू से टाइट कर दिया गया, अभी ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं आएगा। अब इसका टेम्परेचर यहां पर हम लोग बढ़ा रहे हैं। सपोज करते हैं कि इसको बर्नर से इसका यहां से हम लोग इसको हीट कर रहे हैं।
हीट कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे अंदर में ये दीवार पे इधर उधर टक्कर करेगा और इस पे प्रेशर अधिक से अधिक क्रिएट करेगा। इस पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, गैस का सिलेंडर अगर मान लिया आग किसी तरह से पकड़ लिया तो ये फट जाता है। उसकी वजह है कि अंदर में जो गैस है वो हीटेड हो गया, हीट हो करके और इतना कोलिजन करने लगा कि उसको ब्लास्ट कर देता है। तो यहाँ टेम्परेचर अगर अधिक हो जाएगा, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इसमें बढ़ेंगे और ये सिस्टम पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो पॉट है जो उसमें बर्तन में जिस पिस्टन के अंदर रखा हुआ है उस पर प्रेशर बढ़ेगा और इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वैसे वैसे ये गैस का प्रेशर कमता जाएगा। वॉल्यूम तो जितना इसको स्पेस हमने दिया है उतना में पूरा, अगर मान लेते हैं थोड़ा सा भी गैस है तो पूरे रूम में वो फैल करके रहता है। जैसे मान लिया अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा लीकेज होता है पूरे रूम में स्मेल उसका हम लोग को आ जाता है, इसलिए कि गैस मॉलिक्यूल्स पूरे रूम के अंदर बिखर जाते हैं, वो पूरा स्पेस में फैल जाता है। तो ये पूरा वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा। वॉल्यूम तो पूरा ऑक्युपाई होगा लेकिन प्रेशर कम जाएगा। तो यानी प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लेंगे तो P बाई T इज इक्वल टू K, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ये रिलेशन हो गया। अब इसमें ग्राफ यदि ड्रॉ करते हैं, एक प्रेशर है और एक टेम्परेचर है, अगर ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें ग्राफ यहां से कुछ इस तरह का ऐसे आएगा। अब इसमें ये डिपेंड करेगा K का वैल्यू डिपेंड करेगा कि इसमें अमाउंट ऑफ गैस कितना है। अगर मान लेते हैं कि गैस का अमाउंट ज़्यादा है तो K का वैल्यू अधिक आएगा। अगर मान लिया इसका वैल्यू कम है तो K का वैल्यू कम आ सकता है। ये मान लेते हैं ये ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि कितना गैस इसके अंदर लिया गया था। तो लेकिन आएगा स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन आएगा इसलिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये गे-लुजैक्स लॉ हो गया। नेक्स्ट जो लॉ अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे वो है एवोगाड्रो लॉ। इसके बाद है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो साहब ने जो लॉ दिया है वो दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर्टेन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर यानी सिमिलर कंडीशन में, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all gases contain equal number of molecules। इन्होंने दिया अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases, equal volume of all gases contain equal number of molecules। देखिए पीछे के कई क्लासों में आपने स्टडी किया होगा कि 1 मोल गैस का, 1 मोल अगर गैस है, 1 मोल कोई भी गैस है, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस है और 1 मोल गैस है, 1 मोल अगर गैस लेते हैं
उसका वॉल्यूम एसटीपी पर आपका 22.4 लीटर ही होता है। ये एट एनडीपी और एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस कंडीशन में कोई भी गैस अगर 1 मोल हम लोग लेते हैं उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। देखिए यहां से ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन क्या है 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, 1 मोल गैस हमने लिया है या 22.4 लीटर गैस लिया गया, उसमें 1 मोल होंगे। 1 मोल का मतलब इसको हम लोग 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई भी गैस अगर हम लोग लेते हैं 1 मोल अगर गैस उसमें हम लिया है इस कंडीशन में, तो 1 मोल गैस में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ये इस कंडीशन में। उसी बात को यहाँ पे लिखे हैं कि ये ऐसा नहीं, ये किसी भी कोई एक पर्टिकुलर केस ले लिया जाए, एक सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, कोई एक सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस अगर लेंगे तो उसका इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। यानी उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, बाकी उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। अब इसमें हमने जो पहले पढ़ा बॉयल्स लॉ, फर्स्ट लॉ था क्या बॉयल्स लॉ, दूसरा था चार्ल्स लॉ, थर्ड ये जो एवोगाड्रो लॉ है। अब इन तीनों को मिलाकर के एक कंबाइंड गैस इक्वेशन निकाला गया, इन तीनों को मिलाकर के। अब वो कंबाइंड गैस या जिसको हम लोग कह सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस का मतलब ये जो लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है या एवोगाड्रो लॉ, ये जितने भी लॉ हैं, इस लॉ को जो पूरी तरह से गैस फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। लेकिन कोई ऐसा गैस नहीं है जो 100% उसको फॉलो करता है। उसमें कई कुछ रीजन के कारण वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। तो रियल गैस के लिए अब उसमें क्यों फॉलो नहीं करता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये 100% इस बॉयल्स लॉ को या चार्ल्स लॉ को नहीं फॉलो करता है गैस। तो रियल गैस इक्वेशन में थोड़ा अलग चेंजेस हो जाता है और ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अब ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ये तीनों का एक कंबाइंड गैस इक्वेशन निकाला गया। वो कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे बॉयल्स लॉ में V is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये हमने देखा बाय बॉयल्स लॉ। दूसरा हमने देखा
चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ में हमने देखा, बाय चार्ल्स लॉ। और तीसरा हमने देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये एवोगाड्रो लॉ से हमने देखा, बाय एवोगाड्रो लॉ। अब इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T बाई P। इसको हम लोग अगर करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट क्या होगा, ये R कांस्टेंट लेंगे, N T बाई P। इसको करेंगे PV इज इक्वल टू N R T। ये हो गया कंबाइंड गैस इक्वेशन, या इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT। अब इसमें जो R का वैल्यू होगा वो तो डिपेंड करेगा कि प्रेशर किस यूनिट में लिया गया, वॉल्यूम किस यूनिट में लिया गया, टेम्परेचर किस यूनिट में लिया गया। अब यहां पर हम लोग बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो बॉयल्स लॉ में ये R एक कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि मोल है, अमाउंट ऑफ गैस है। तो फर्स्ट लॉ यहां जो बॉयल्स लॉ बोलता है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो और ये मास गिवन हो तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, R कांस्टेंट ऑलरेडी है और गिवन मास ऑफ गैस है, N का वैल्यू ये कांस्टेंट है ही, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, यानी जो फर्स्ट हमारा लॉ था ये PV इज इक्वल टू K, वो यहाँ से ये इससे भी निकल करके आ रहा है, PV इज इक्वल टू, उसी को ये इस फॉर्म में कोलैबोरेट किया गया है। तो ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू R का, R को अगर हम लोग देखते हैं कि R का वैल्यू क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा PV बाई N इंटू T। अब प्रेशर को यहाँ पर किस यूनिट में हम लेते हैं, वॉल्यूम को किस यूनिट में लेते हैं, मोल को किस यूनिट में लेते हैं, इस सबको किस किस यूनिट में लेंगे उसके अनुसार इसका वॉल्यूम ये डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर हम लोग ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इसको ले लिया जाए। वॉल्यूम को अगर मान लिया 22.4 लीटर अगर हम लोग ले लेते हैं, या इसको लीटर में ले लेते हैं, 22.4 लीटर नहीं, इसको हम लोग अगर लीटर में ले लेते हैं, ये नंबर ऑफ मोल में ले लेते हैं, मोल में, और टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं इसमें, तो जो इसका वैल्यू होगा, अगर मान लेते हैं अब ये अगर 1 एटमॉस्फेयर अगर मान लेते हैं इसका, हम लोग 1 एटमॉस्फेयर इसका गैस ले लेते हैं, ये अगर 1 मोल गैस हमने अगर ले लिया, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। और अगर केल्विन में इसको ले लेते हैं, ये केल्विन में लेते हैं, ये केल्विन में 273 केल्विन अगर हम लोग इसको वैल्यू ले लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0.082 और यूनिट इसका क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर लीटर मोल पर केल्विन, इतना इसका वैल्यू हो गया। यानी R का वैल्यू जब हमको पुट करना होगा तो
तो 0.082 ऐसे करके हम लोग पुट करेंगे। यूनिट जब चेंज होगा तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ऐसे इसका स्टैंडर्ड जनरली यही वैल्यू लेते हैं, बाकी तो इसका डिपेंड करेगा कि किस यूनिट में ये लिया गया है, उस पर निर्भर करेगा। इसको थोड़ा हम लोग स्लाइड से भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमने गे-लुजैक्स लॉ देखा था। अब इसके बाद ये एवोगाड्रो लॉ है, जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस कहते हैं ऐसे गैस को जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसको हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। रियल गैस वे गैस हैं जो इस लॉ को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। रियल गैसेस फॉलो दिस लॉ ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। जब वो सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में उस लॉ को फॉलो करता है, हमेशा फॉलो नहीं करता, वो रियल गैस होते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने अभी बोर्ड पे भी दिखाया, ये पहला वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ था। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ था। और ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो लॉ था। अब इन तीनों को कंबाइंड जब किया गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाई P हो गया। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लिया, R कांस्टेंट लिया जाता है, तो यहाँ पर RNT, यानी इसको जब इस तरफ लाएंगे तो PV इज इक्वल टू nRT हो गया। इसको हम लोग कहते हैं गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं, या इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन इसको हम लोग कह सकते हैं। अब इसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करना है, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं, उसके बाद फिर बाकी कोशिश करना है। हम एक बोर्ड पे करते हैं इसको। क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे हीलियम गैस है, उसका V1 दिया हुआ है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको क्वेश्चन को लिख दिया जाए, a sample of helium gas has a volume of 500 cubic centimeter at 373 Kelvin. Calculate the temperature. Calculate the temperature at which the volume becomes 260 cubic centimeter. Assume that pressure is kept constant. Assume that pressure is kept constant. अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक गैस है, हीलियम गैस है, जिसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है 373 केल्विन पे।
यानी कि V1 इज इक्वल टू 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, T1 का वैल्यू यहाँ पर हमारा हो गया 373 केल्विन, V2 का वॉल्यूम ये दे रहा है 260 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि T2 का वैल्यू क्या होगा, T2 क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट हमको करना है। अब चार्ल्स लॉ से हम लोग देख पाए हैं कि V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अब इसमें V1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 500 बाई टेम्परेचर 300, ये ऑलरेडी केल्विन में है, चार्ल्स लॉ में हम लोग केल्विन में है, उसमें पुट करेंगे 373 इज इक्वल टू V2 260 और बाई ये T2 हमसे पूछा जा रहा है। तो अब T2 का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल देंगे, ये T2 इज इक्वल टू 260 इंटू 373 बाई 500, जो डिवाइड करके इसका वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। इसको हम लोग निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये हो गया 9698 एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया बाई 50, इसको 5 से डिवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा आ गया। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9698 आया, 1010 कैंसिल हुआ। अब 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू 193.96 केल्विन आया। इतना केल्विन पर इस गैस का जो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम 260 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा इतना टेम्परेचर पे। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बाकी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट के लिए, उसको सॉल्व करेंगे। आज इस क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे इसके आगे फिर और इसमें और भी कई फैक्ट और कुछ लॉ पढ़ने हैं, फिर लिक्विड के बारे में इसमें स्टडी करना है, वो हम लोग आगे क्लास में करेंगे। धन्यवाद।